Hello students, hope you all are safe. In my previous video we discussed about cultural heritage of Gujarat, and today we are going to discuss about the land and people of India and about the preservation of our heritage. Let us first discuss about land and people of India. Primitive men came into existence simultaneously in India and Eastern South Africa. Eastern South Africa और इंडिया में लोग साइमल्टेनियसली एक साथ आके बस गए थे। और वो क्यों आए थे और इंडिया में आके क्यों रह गए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुए थे इंडिया के हेरिटेज और इंडिया के कल्चर से, और ये फॉरेन ट्राइब्स आके इंडिया में बस गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज भी हम उसके रिमेन्स, इन ट्राइब के रिमेन्स आज भी हम पाते हैं हमारे कल्चर में। हमारे कहीं कहीं एक्सकावेशन पॉइंट्स पे हमने इनके प्रूफ्स पाए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये ट्राइब्स आके इंडिया में बसे थे। जो ड्रेविडियंस थे वो सबसे पहले एंशिएंट इंडियंस हैं, इंडिया के एंशिएंट पीपल्स है ऐसा माना जाता है। बट मॉडर्न रिसर्च, इंडिया की जो मॉडर्न रिसर्च है दैट इज लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी की जो रिसर्च है उससे जाना गया है और प्रूव हुआ है कि ड्रेविडियंस से पहले भी 6 और ट्राइब्स इंडिया में सबसे पहले आई थी। वो जो लिंग्विस्टिक रिसर्च मीन्स हमारे जो लैंग्वेज की रिसर्च, और एंथ्रोपोलॉजी मीन्स जो ह्यूमन की जो रिसर्च होते हैं, ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो रिसर्च की जाती है, उस रिसर्च के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि ड्रेविडियन से पहले भी 6 ट्राइब्स आए थे। लेकिन जो हमारे एंशिएंट पीपल हैं उन्होंने यही बताया है कि ड्रेविडियंस जो है वो इंडिया के एंशिएंट पीपल्स हैं। उसके बारे में चलो डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट, नीग्रोइड। नीग्रोइड को हप्सी पीपल भी बोला जाता है। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नीग्रेट और नीग्रोस आर द मोस्ट एंशियंट इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया। इनको नीग्रेट या नीग्रोस भी बोला जाता था। वो सबसे एंशियंट इंडियन लोग हैं। और ये लोग कहाँ से आए थे, तो अफ्रीका से आए थे, और बलूचिस्तान को क्रॉस करते हुए ये लोग अफ्रीका से आए थे इंडिया में। इनके कुछ फिजिकल फीचर्स है जिससे हम पहचानते हैं कि ये नीग्रोट या हप्सी पीपल है। तो उसका पहला फीचर क्या है, इनका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो ब्लैक है। सेकेंड, इनकी जो हाइट है वो 4 to 5 फीट जितनी होती है। थर्डली, इनके जो हेयर्स है वो कर्ली होते हैं। सेकेंड, ऑस्ट्रोलॉइड। इनको निषद पीपल भी कहा जाता है। जो ये लोग थे ऑस्ट्रोलॉइड्स, वो साउथ अफ्रीका से साउथ ईस्ट अफ्रीका से आए थे। इनके फिजिकल फीचर्स क्या है कि इनकी जो स्किन कॉम्प्लेक्शन थी वो ब्लैक थी। इनका जो फोरहेड है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड था। देन उसके बाद उनका जो नोज़ है वो फ्लैट होता है, एंड जो इनकी हाइट है वो छोटी होती है। जो आर्यंस थे वो बाद में आए थे और उन लोगों ने इनको निषद नाम दिया था। वो लोग इनको निषद नाम से बुलाते थे। ये जो ओरिजिनल इनके ओरिजिन ट्राइब है, जैसे कि कोल, मुंडा, खासी, ये जो ट्राइब है जो आसाम में आके बस गए, निकोबार, म्यांमार, उनकी अंदर यही सिमिलैरिटी होती है। वो भी निषद पीपल जैसे दिखते हैं। देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के सिविलाइजेशन को और इंडिया के कल्चर को डेवलप करने में। ये लोग हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था क्ले यूटेंसिल्स बनाना, कॉटन के कपड़े पहनना, और बहुत सारी स्किल्स भी इन्होंने डेवलप की थी। इनका ही बिलीव था रिलीजन में, भगवान के ऊपर, और बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीव था इनके अंदर। थर्ड इज ड्रेविडियंस। जो ड्रेविडियंस हैं ये ओरिजिनली इंडिया को बिलोंग करते हैं। जैसे हमने 2 ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, वो अफ्रीका से बिलोंग करते थे, फिर वो इंडिया है। लेकिन जो ड्रेविडियंस हैं वो इंडिया के बिलोंगिंग है, वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। सेकेंड इसका है कि जो इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका इंडिया से। जो ड्रेविडियंस है उनका डायरेक्ट स्टोन एज के सिविलाइजेशन के टाइम से इंडिया से रिलेशन है। ये लोग मोहनजोदड़ो का जो कल्चर है उसको इन्होंने ही डेवलप किया। किसने? ड्रेविडियंस ने। ये 1 वाक में पूछा जाता है। जो ये ट्राइब्स हैं, ड्रेविडियन ट्राइब्स हैं, वो नॉर्थ में आके सर्वाइव किया। इनकी जो लैंग्वेज है, इनके जो कल्चरल फीचर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुए थे नॉर्थ साइड में, और लेटर ऑन इनको ड्रेविडियंस नाम दिया गया था। जो ड्रेविडियंस है इन्होंने ही गॉड और गॉडेस का कॉन्सेप्ट दिया था। गॉडेस और गॉड का, जैसे कि गॉडेस एज ए मदर, माँ जगदम्बा, गॉडेस पार्वती एज एन मदर, एंड लॉर्ड शिव एज एन फादर। तो गॉड और गॉडेस का, और पार्वती और शिव एज एन मदर एंड फादर, उसका कॉन्सेप्ट जो किसने दिया था? ड्रेविडियंस ने हमें कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। उसमें क्या है, हमें उन्होंने नेचर को वर्शिप करना सिखाया है। हमें धूप, दीप, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक्स, लैम्प, आरती करना, ये सारी चीज़ों का पूजा में इस्तेमाल करना हमें ड्रेविडियंस ने सिखाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें नेचर को, एनिमल्स को वर्शिप करना सिखाया है, और ये इनका सबसे बड़ा फीचर है।
उसके बाद जो द्रविडियन के दैतीस थे उन्होंने उनको आर्यंस ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने इनके कल्चर को एस्टैब्लिश किया और खुद का कल्चर बनाया कि वर्शिप करना इनसे सीखा और उन्होंने अपने कल्चर में इसको एक्सेप्ट किया। और फिर वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए द्रविडियंस से कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस एस्टैब्लिश की कि द्रविडियंस और आर्यंस के बीच में इंटरकास्ट मैरिजेस भी होनी शुरू हुई। द्रविडियंस हैड मैट्रियार्चल सिस्टम ऑफ फैमिली। ये कौन सा सिस्टम है जिसमें फीमेल एज एन हेड मेंबर मानी जाती है फैमिली की। उसके बाद द्रविडियंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया अलग अलग आर्ट्स में, अलग अलग क्राफ्ट में, जैसे कि बोट बिल्डिंग, क्राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों में उन्होंने डेवलप किया, क्राफ्ट में डेवलप किया। इतना ज़्यादा उन्होंने हमारे कल्चर में डेवलप किया। बट लेटर ऑन आर्यंस का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उनको साउथ में जाके शिफ्ट होना पड़ा और वो लोग साउथ में जाके रहने लगे। आज भी जो द्रविडियंस फैमिली है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये लैंग्वेज जो बोलते हैं उनको द्रविडियंस फैमिली बोला जाता है। ये लोग ओरिजिनली द्रविडियन फैमिली के हैं जो ये 4 लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। नेक्स्ट इज अदर ट्राइब्स। Apart from above, Mongoloids, Alpine, Dinaric and Armenoids tribe were also there in India. इसके अलावा मंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड ये भी ट्राइब्स इंडिया में आए थे। सबसे पहले मंगोलॉइड्स दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना विया तिब्बत को क्रॉस करते हुए नॉर्थ चाइना से वो लोग इंडिया आए थे। एंड फिर वो लोग नॉर्थ आसाम में, सिक्किम में, भूटान और वेस्ट बंगाल इन सारी प्लेसेस पे आके बस गए। इसमें से भूटान अलग है, बाकी सारे हमारे रीजन से इंडिया के। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड देमसेल्व्स, फिर वो इंडिया के ही निवासी बन गए। मंगोलॉइड्स पीपल possess the physical characteristics like येलो कॉम्प्लेक्शन। उनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि उनके कॉम्प्लेक्शन कैसा था, येलो। उनका जो फेस था वो फ्लैट हुआ करता था, उनके चीक्स चब्बी होते थे और उनकी आईज आलमंड मतलब बादामी शेप की होती थी। उनके येलो कॉम्प्लेक्शन की वजह से उन्हें किरट नाम से भी जाना जाता था। अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड्स, दीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। इन तीनों ट्राइब्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। इनका जो ओरिजिन जो जीन्स हैं इन ट्राइब्स के वो लोग लार्ज नंबर में पाए जाते हैं गुजरात में, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा में। द नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। आर्यन सिविलाइजेशन किसने क्रिएट की थी? नॉर्डिक आर्यंस ने। जो आर्यंस थे उनको एंशिएंट टाइम पे हिंदूज बोला जाता था। जो ये हिंदूज डेंसली पॉपुलेटेड होते थे एक जगह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हिंदूज रहा करते थे, उनको उस जगह को आर्यवर्त बोला जाता था। जो ये आर्यवर्त है ये कहाँ से एक्सटेंडेड थी? मिथिला, बिहार से लेके इन द ईस्ट कहाँ तक? साउथ तक, विंध्याचल तक। ये लोग पोस्ट वैदिक पीरियड में ये पूरा आर्यवर्त था, स्प्रेडेड था। 7 रिवर्स भी वहाँ पे थी, इसके लिए उस रीजन को सप्त सिंधु नाम से जाना जाता था। एंशिएंट टाइम पे जो आर्यंस थे वो फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट से आके वहाँ पे सेटल हुए थे, नॉर्थ वेस्ट में आके सेटल हुए थे। आर्यंस वर मोर एडवांस्ड पीपल देन एनी अदर कंटेम्प्रेरी ट्राइब। कोई भी दूसरी ट्राइब से ज़्यादा एडवांस थे वो आर्यंस थे। जो वास्ट लैंड जो आर्यंस का था, जो हमारे इंडिया का जो वास्ट लैंड था वो भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष इस नाम से जाना जाता था। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना है इसके बारे में। बट ये क्यों इस नाम से जाना जाता था? क्योंकि उस टाइम पे जो किंग था उसका नाम था भारत और ये भारत कुल ट्राइब के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसका नाम भारत से स्टार्ट होता था, यानी भारत खंड, भारत भूमि, भारत वर्ष इस तरीके से जाना जाता था। आर्यंस जो थे वो नेचर लवर थे। वो लोग वर्शिप करते थे ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, सन, विंड, रेन। आज भी हम इसको वर्शिप करते हैं, लेकिन वो आर्यंस ने डेवलप किया था। उन्होंने बहुत सारे हाइम्स कंपोज किए थे, मतलब श्लोक्स बनाए थे संस्कृत लैंग्वेज में नेचर को प्रे करने के लिए। जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको वर्शिप करने के लिए उन्होंने बहुत सारे श्लोक्स, हाइम्स बनाए थे। In due course of time, some religious ceremony like recitation of Vedas, performance of yagnas and other activities became prevalent in India. जो उसके बाद जैसे कि उन्होंने हाइम्स श्लोक्स बनाए, उसके बाद धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि वो लोग वेद मंत्र रिसाइट करने लगे, यज्ञ करने लगे और बहुत सारे ऐसी चीज़ें इंडिया में उन्होंने डेवलप की, ऐसी एक्टिविटीज़ डेवलप की। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो हमारे इंडिया में आए, ठीक है। तो उन्होंने अमालगमेट किया 2 चीज़ों का, जैसे कि उनकी लिविंग स्टाइल और
हारमोनियस कल्चर, इन दोनों चीज़ों को अमालगमेशन किया, उससे हमारा जो हेरिटेज है वो और भी रिच और ग्लोरियस बना। जो फॉरेन ट्राइब्स हमारे इंडिया में आके सेटल हुए और उन्होंने अपने कल्चर को अमालगमेट किया, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो लोग इंडिया में आके रहे, इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी गंवा दी कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ के बिलोंगिंग है, वो सब वो भूल गए और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के नाम से जाना गया और उन्होंने उसके बाद इंटरकास्ट मैरिजेस भी एक्सेप्ट की। आउटसाइडर्स और लोकल पीपल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इसकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम, रिलीजन और बिलीफ से। जो इंडियनाइज किया गया था फॉरेनर्स को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। सिंस एंशियंट टाइम अ कंपोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया, दे ऑल देन बिकेम इंडियन, फिर वो सारे इंडियंस बन गए। इन शॉर्ट, इन एंशियंट इंडिया द अमालगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स enriched Indian culture by making it variegated and prosperous. अब हेरिटेज तो हमारा डेवलप हो गया, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम उसको प्रिजर्व और उसको कंजर्व करके रखें। सो विल स्टडी अबाउट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। फर्स्ट पॉइंट, ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चर्सक्यू एंड अट्रैक्टिव। जो इंडिया के हर हेरिटेज का हर एक एस्पेक्ट यानी हर एक एंगल से हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसको हम देखते ही रह जाए, आई कैचिंग पिक्चर्स, उसको हम देखते ही रह जाए, इतना आकर्षित है। जो हमारा हेरिटेज है उसने हमारे नेशन के लिए बहुत ज़्यादा ग्लोरी लेके आया, बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग लेके आया। इंडिया अटेंडेड अ लीडिंग पोजीशन, इस हेरिटेज की वजह से इंडिया लीडिंग पोजीशन पूरे वर्ल्ड में अचीव किया। इसकी वजह से रिच एंड वैरिड हेरिटेज की वजह से, और उसको प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। Thus it is a primary and pious duty of every citizen in India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and values. कोई भी places है जिसकी historical importance है, उसकी value है, उसको हम preserve करके रखें। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको संभाल के रखें, एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको प्रिजर्व करके रखें। हमारे भारत के संविधान में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन में आर्टिकल 51A में मेंशन किया गया है। 51A के भी पॉइंट नंबर 6, 7 और 9 में ये फॉलोइंग ड्यूटीज़ जो इंडिया के सिटीज़न होने के नाते हमें ये जो ड्यूटीज़ मिली है वो मेंशन की गई है। सबसे पहली 3 पॉइंट्स ये हैं, उसमें सबसे पहली है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर हारमोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। हमें इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, हमारे हारमोनियस जो कल्चर है हमारा, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत से इसको एस्टैब्लिश किया है, उसको हमें समझना चाहिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी को समझना चाहिए और उसे संभाल के रखना चाहिए। सेकंड, हमें मेंटेन करनी चाहिए किसको? फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, अलॉन्ग विथ मेंटेनिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट को हमें मेंटेन करना चाहिए और हमें कंपैशन दिखाना चाहिए फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर, यानी जो भी लिविंग क्रिएचर्स है, जो भी लिविंग बीइंग है, उसकी तरफ हमें दया भावना दिखानी चाहिए। थर्ड, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। हमें झगड़ा, वायलेंस ये सब छोड़कर हमें हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी झगड़ा होता है तो हम हार्म किसे पहुंचाते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी को। बाहर अगर कुछ भी अगर किसी दिन हड़ताल हो जाती है तो बसें चला देते हैं, ऐसी कुछ भी चीज़ें होती है तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? आप लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उसके लिए यूज़ करती है, किसके लिए? पब्लिक प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो इन शॉर्ट हम हमारी ही चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, तो हम हमारे हेरिटेज को, पब्लिक प्रॉपर्टी, इन सबको प्रिजर्व करके रखें। ये एज एन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी ड्यूटीज़ में ये पॉइंट्स लिखी गई हैं। एंड लास्टली नाउ द कंक्लूजन, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? दैट नेचर हैज़ क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स फॉर अस, वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, स्कैंटिटी एंड ब्यूटी of these places, considering it to our moral duty. The Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of time. हमारा जो हेरिटेज है वो किसका आउटकम है? जो हमारे पूर्वजों ने इसका डेवलपमेंट किया और बहुत सालों तक इसका निर्माण किया है, उसकी वजह से आज हमारा हेरिटेज डेवलप हुआ है। नेचर हैज़ जेनरसली डोनेटेड एबंडेंटली प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। नेचर से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है। इंडिया को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है अलग अलग फील्ड में, ताकि हम लोग डेवलप कर सकें, हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे नेचुरल स्ट्रक्चर्स को हम लोग डेवलप कर सकें। इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज़ अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द सोशल, इकोनॉमिकल
political fields over centuries. So students, I hope you understood the concept clearly, and I hope that I reached to all of you. Stay home, stay safe. Thank you.